Hello students, myself Dr. Neeta Shalani, Assistant Professor in Department of प्रसूति एंड स्त्री रोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी गाइनकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों, इंस्ट्रूमेंट्स का करेक्ट हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ टेक्निक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का आपको इनएडुकेट नॉलेज होगा तो ये पेशेंट में सर्जरी प्रोसीजर में क्या कर सकता है, कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इसमें पढ़ाऊँगी डीएनसी सेट के बारे में। ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेटिव प्रोसीजर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। So in this video we will discuss the characteristic and typical uses of basic and commonly used instruments in gynecological and obstetrics surgery procedures। ठीक है, तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने से पहले आप क्या करोगे, उनको स्टरलाइज करोगे अच्छे से। ठीक है, तो और इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज कैसे करोगे, सोप एंड वाटर से क्या करते हैं, सबसे पहले इनको वॉश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटोक्लेव में रख लेते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, हीट से स्टरलाइज हो जाते हैं। पर ये हमेशा आपको याद रखना है कि जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको आप हीट से स्टरलाइज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप हीट से स्टरलाइज करोगे तो वो क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट्स का उनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी और वो फिर ब्लंट हो जाएंगे। तो सारे भी जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको आप क्या करोगे, सोप एंड वाटर से वॉश करने के बाद उनको ड्राई करोगे एंड साइडेक्स सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों को बताने वाली। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे स्पॉन्ज होल्डर या स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसा होता है, लॉन्ग मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ठीक है, इसके दो एंड होते हैं। ठीक है, ये वाला एंड है यूट्राइन एंड। ठीक है, और जो ये वाला एंड है ये क्या है, इसके हैंडल है, और ये वाला एंड क्या है, यूट्राइन एंड है। तो इसका यूट्राइन एंड है कैसा है बच्चों, शेप कैसा है इसका, ओवल शेप का होता है और फेनेस्ट्रेटेड होता है। फेनेस्ट्रेटेड, ये देख रहे हो ये वाला एरिया, फेनेस्ट्रेटेड मतलब इसमें जो इसकी ओपनिंग है, विंडो ओपनिंग है, ताकि इंस्ट्रूमेंट्स का वेट कैसा रहे, लाइट रहे। ठीक है, और इसमें इसका जो इनर सरफेस है इसमें क्या है, ये ट्रांसवर्स सिरेशन होते हैं। ट्रांसवर्स सिरेशन से क्या हेल्प होता है कि आप, इससे क्या होता है, फॉर्म ग्रिपिंग होती है पकड़ने में। ठीक है, आप पकड़ते हो जब सर्वाइकल लिप को, है ना, तो उससे क्या होती है, अच्छी ग्रिप मिल जाती है। ठीक है, एंड इसका जो हैंडल है, इससे क्या होता है, इस हैंडल में आप अपनी कौन सी फिंगर इंसर्ट करते हो पकड़ने के लिए, अपना थंब एंड मिडिल फिंगर आप इसमें इंसर्ट करके इसको पकड़ते हो। ठीक है, और इसमें ये क्या लगा हुआ है कि इनको वो कहते हैं कैच, जिससे क्या होता है, लॉक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो आप कोई भी एब्डोमिनल या वजाइनल ऑपरेशन होता है तो इस इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से आप क्या करोगे, उस जगह को अच्छे से स्टराइल करोगे, अच्छे से क्लीन करोगे। ठीक है, और क्लीन किससे करोगे, कोई भी सैवलॉन सॉल्यूशन से या बीटाडिन सॉल्यूशन से आप गॉज पीस की हेल्प से उस जगह को पूरा क्लीन करते हैं। ठीक है, वजाइनल ऑपरेशन में भी आप पूरे वजाइनल एरिया को गॉज पीस के से पकड़ के इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से क्लीन करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्स्टेटिक्स प्रोसीजर्स में आप क्या करोगे, अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी के केसेस में आप सर्विक्स को होल्ड करते हो, जिससे आप सर्कुलर ऑपरेशन कर सको। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी क्या होती है, जिसमें सर्विक्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और टर्म से पहले ही क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सर्विक्स बहुत ज़्यादा ही थिन हो जाती हैं। तो आप क्या करोगे, सर्विक्स को पकड़ के सर्विक्स के अराउंड एक सूचर्स लगाएंगे या एक सिंथेटिक टेप की हेल्प से उसे रीइंफोर्सेस करेंगे, ताकि वो उस सर्विक्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती रहे। ठीक है, या सर्विक्स में अगर कोई भी पॉलिप है तो उसे आप पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कॉमन इंडिकेशंस हैं आपका स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स के। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट सिम्स स्पेक्युलम की। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है सिम्स डबल ब्लेड पोस्टियर वजाइनल स्पेक्युलम। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या होता है, मेटलिक इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें क्या होता है, दो ब्लेड होती हैं। ठीक है, डबल ब्लेड इसमें प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों ब्लेड का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है एंड अनइक्वल ब्रेड्थ होती है। जो नैरो ब्लेड होता है वो हम नली पेरिस वुमन में यूज़ करते हैं, एंड जो वाइडर ब्लेड होती है वो हम पेरिस वुमन में यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड दोनों ब्लेड में क्या होती है बच्चों, आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हो क्या है,
क्या है इसमें ग्रूव प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ग्रूव का पर्पस क्या होता है, ग्रूव क्या काम करते हैं, जैसे आप जो भी ड्रेनेज मटेरियल है, ब्लड है या जो भी सीक्रेशंस है, उससे आप उसे कलेक्ट करके उसका सैंपल ले सकते हो। ठीक है, एंड इसका शेप कैसा होता है, कॉनकेव शेप में होता है। एंड जो ये मिडल में है, इसे ये क्या कौन सा पार्ट है, हैंडल पार्ट होता है। कैसा है, ये इनवर्ड है और इसमें भी ग्रूव प्रेजेंट होता है सेंटर में। इससे आप क्या करते हैं, इससे क्या होता है, पकड़ने में हेल्प होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिम्स स्पेकुलम के इंडिकेशंस के बारे में। तो बच्चों, सिम्स स्पेकुलम से आप क्या करते हो, वजाइना और सर्विक्स को का इंस्पेक्शन करते हो। ठीक है, और उसको कैसे विजुलाइज करोगे आप, जब आप पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और कंप्लीट विजुअलाइजेशन के लिए आपको एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर की भी हेल्प लेनी होती है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो कंप्लीट विजुअलाइजेशन के लिए आपको एंटीरियर वजाइनल वॉल से एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करना होता है। एंड सिम्स स्पेकुलम का मोस्टली आप जनरली किस में यूज़ करोगे, सिर्फ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने में। ठीक है, एंड गायनी किन किन प्रोसीजर, ओपीडी प्रोसीजर में आप इसका हेल्प कर सकते हो। अगर आप पैपस में ले रहे हो या कॉपर टी का को इंसर्ट या उसको रिमूव कर रहे हो, है ना, या हाई वजाइनल स्वैब ले रहे हो, तो वहाँ पे आप सिम्स स्पेकुलम का यूज़ कर सकते हो। उससे आप क्या करोगे, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अगर आप किसी माइनर गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन में अगर यूज़ कर रहे हो, जैसे डीएनसी हो गया, है ना, या अगर आपको सर्वाइकल वाइब्स लेनी है या वजाइनल हिस्टेक्टोमी करना है, या जो वेसिको वजाइनल फिस्टुला होता है उसके रिपेयरिंग में, हिस्ट्रोस्कोपी में, कॉल्पोस्कोपी में, तो आप इन सारे माइनर प्रोसीजर में आप क्या करोगे, सिम्स स्पेकुलम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर्विक्स की कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उसको आप पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करके सर्विक्स को विजुअलाइज कर सकते हो। या अगर एंटीरियर वजाइनल वॉल में कोई अबनॉर्मलिटी है, जैसे सिस्टोसील्स वगैरह हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड सिम्स स्पेकुलम से ही आप क्या करते हो, वजाइनल वॉल जो पूल होता है, पोस्टीरियर वजाइनल पूल, वहाँ से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। फॉर किसके लिए, साइटोलॉजी प्रोसीजर्स के लिए एंड ग्राम स्टेन एंड कल्चर टेस्ट के लिए आप पोस्टीरियर वजाइनल पूल से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, सिम्स स्पेकुलम को से पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करके। एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या इंडिकेशंस हैं सिम्स स्पेकुलम के, for inspection, bluish discoloration in early pregnancy, local cause for threatened abortions, local cause in antepartum hemorrhage, first trimester MTP bisection and curettage. Inspection for suspected rupture of membrane after forced delivery to trace for cervical tear. अगर कोई भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर कोई भी टेयर हो जाता है तो उसको आप देख सकते हो, या फोर्स्ड डिलीवरी में अगर कहीं सर्वाइकल या वजाइनल वॉल में कोई भी लैसरेशन वगैरह हो गया, जिससे आपको पेशेंट को मतलब बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही, तो आप वो ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि आप इससे क्या कर सकते हो, बहुत पूरे मतलब वजाइनल वॉल, सर्वाइकल एरिया, पूरे सारा ही जितना भी वल्वा एरिया होता है उसको पूरा ही एरिया आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। और डिसएडवांटेज ये होता है कि आप इसमें आपको क्या करनी होती है, असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, मतलब ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या करते हैं, एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम सिम्स स्पेकुलम के साथ यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पुरानी स्लाइड में बताया था। ये एक लॉन्ग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एंड जो इसके दोनों लूप होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, ब्लंट होते हैं, क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या होता है, जो शैगिंग एंटीरियर वजाइनल वॉल है उसको सिर्फ रिट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, एंड जो ये दोनों एंड होते हैं, ये जो ये हॉरिजेंटल लाइन है उससे एक थोड़ा सा बेंड है ना। ठीक है, तो 15 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन से ये बेंड होता है, ताकि आप क्या कर सको, सर्विक्स एंड वजाइनल वॉल को अच्छे से विजुअलाइज कर सको। ठीक है, एंड स्पेशली किस में यूज़ करते हैं, क्या इंडिकेशन है इसका, सिस्टोसील में यूज़ करते हैं। सिस्टोसील क्या होता है, जो एंटीरियर वजाइनल वॉल की शैगिंग हो जाती है उसको इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो शैगिंग एंटीरियर वजाइनल वॉल है उसको रिट्रैक्ट करके सर्विक्स को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड जो इसका जो दोनों एंड होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, फेनेस्ट्रेटेड होते हैं। फेनेस्ट्रेटेड मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, विंडो लाइक ओपनिंग होती है, ताकि इंस्ट्रूमेंट का वेट लाइट रह सके। ठीक है, और इसके इनर सरफेस में कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स सेरेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से फॉर्म ग्रिपिंग मिल सके।
जो इसके फ्लैटन एंड होते हैं ये दोनों डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जो शॉर्ट साइज़ होता है उससे तो हम एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करते हैं, एंड जो इसका लॉन्ग शाफ्ट होता है उससे आप क्या करते हैं, एज ए हैंडल की तरह यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करते हैं इस एरिया से आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, वॉल्सेलम फोर्सेप। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, सिंगल टूथ वॉल्सेलम एंड मल्टीपल टूथ वॉल्सेलम। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो सिंगल टूथ वॉल्सेलम होता है उसमें क्या होता है, इसके बच्चों इसके ब्लेड में सिर्फ सिंगल टूथ होती है। ठीक है, एंड जो मल्टीपल टूथ वॉल्सेलम होता है उसमें क्या होता है, इसके ब्लेड में 3 से 4 टीथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड जो सिंगल टूथ वॉल्सेलम होता है उसमें क्या होता है, सिंगल टीथ की वजह से क्या होता है, डेप्थ ऑफ टिश्यू पेनिट्रेशन क्या होता है, मल्टीपल टूथ वॉल्सेलम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली मल्टीपल टूथ वॉल्सेलम का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, टिश्यू ट्रॉमा कम होता है। ठीक है, इसका इंडिकेशंस क्या है कि इसकी हेल्प के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सर्वाइकल लिप को अच्छे से होल्ड कर सकते हो फॉर कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग डीएनसी प्रोसीजर, ड्यूरिंग वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है टू मेक द सर्विक्स स्टीडी बाई ट्रैक्शन। ठीक है, एंड ड्यूरिंग वेजाइनल मायोमेक्टोमी प्रोसीजर में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फाइब्रोड है या पॉलिप है उसको अच्छे से ग्रेस्प कर सकते हैं, एंड उसके बाद ट्विस्ट करके उसे बाहर निकाल सकते हो। एंड इसका एक आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है कि इसका प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, वैस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप जनरली अगर आप सर्विक्स को अगर आपको होल्ड करना हो तो आप स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सर्विक्स में लैसरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में से अवॉइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जो है यूट्राइन साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें 2 एंड होते हैं बच्चों, जो ये वाला एंड है ये फ्लैटन एंड होता है, तो इसका हम ऐसा हैंडल इसको यूज़ करते हैं, यहाँ से हम इसे होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड जो दूसरा एंड है वो ऑलिव पॉइंट एंड होता है। इसका जो टिप होता है बच्चों वो ब्लंट होता है। ये ब्लंट इसलिए होता है ताकि जब हम इसे यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट करते हैं तो ये यूट्राइन कैविटी को परफोरेट ना कर ले, इसलिए ये एरिया क्या होता है, ब्लंट होता है। ठीक है, एंड ये क्या होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन है वहाँ से 30 डिग्री क्या होता है, अबाउट 5 सेंटीमीटर के अराउंड क्या होता है, ये एंटीवर्टेड पोजीशन में ऐसे बेंड है ना। ठीक है, एंड ये एंटीवर्टेड, इसका जो कर्वेचर है वो एंटीवर्टेड रहता है। एंटीवर्टेड इसीलिए रहता है ताकि ये नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन क्या होती है, एंटीवर्टेड होती है। ठीक है, तो ये ईजिली क्या कर लेता है, ताकि ये ईजिली क्या कर ले, यूट्रस की एंटीवर्टेड पोजीशन को अडेप्ट कर ले, इसीलिए इसका नॉर्मल ऐसा एंटीवर्टेड कर्वेचर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 5 सेंटीमीटर के राउंड में होता है ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री में एंगुलेटेड होता है। ठीक है, और इसका हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेशन क्या है इसका, इससे आप क्या करते हैं, यूट्रो सर्वाइकल जो लेंथ होती है उसका मेज़रमेंट करते हैं। तो इसमें मेज़रमेंट के लिए इसमें बच्चों इसमें मार्किंग बनी हुई होती हैं, तो ईजिली हम नॉर्मल हम इसको कितना इंसर्ट कर दें, 7 to 8 सेंटीमीटर के अराउंड हम इसको यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट करते हैं। इतना जनरली यूट्रस की नॉर्मल लेंथ इतनी ही होती है। ठीक है, तो इससे आपको यूट्रो सर्वाइकल लेंथ कितना है, ठीक है, सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ का उसकी पोजीशन क्या है, या सर्विक्स में की कैविटी में कोई पैथोलॉजी नहीं है, जैसे कोई सर्म्यूकस फाइब्रॉइड हो गए या पॉलिप हो गए, या कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज़ है जैसे सेप्टा या बाइकॉर्निएट यूट्रस या एडेशंस हो गए हैं, या कोई मिसप्लेस आईसीडी है, तो वो सारे हम इससे कंफर्म करते हैं। ठीक है, एंड इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, देखो अगर यूट्राइन कैविटी परफोरेट होगी तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा शार्प पेन इंक्रीज़ होगा, जिससे पेशेंट क्या हो सकती है, शॉक में जा सकती है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन जो आपके वजाइनल वॉल में है वो यूट्राइन कैविटी में क्या हो सकते हैं, एसेंड हो सकते हैं। ठीक है, यूट्रस परफोरेट हो सकता है, या अगर प्रेग्नेंट यूट्रस में आपने इसका यूज़ किया तो क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे, सर्वाइकल डायलेटर्स। ठीक है, तो यूट्राइन साउंड से क्या है, पोजीशन एंड उसकी लेंथ कंफर्म करने के बाद आप सर्वाइकल डायलेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी अलग अलग वेराइटीज़ है बच्चों, हॉकिन एम्बुलर, सॉरी थोड़ा मिक्स हो गया है, गाज डायलेटर्स एंड दास डायलेटर। जो हॉकिन एम्बुलर डायलेटर होते हैं, ये पिक्चर्स में आपको दिखाया मैंने, तो इसके 2 एंड होते हैं। ठीक है, तो एक एंड है ये डिस्क शेप लाइक होता है, एंड अदर क्या है,
दूसरी साइड में क्या है, पॉइंटेड साइड होता है, ठीक है। इसके 6 सेट होते हैं, स्टार्टिंग 3/6 से होते हैं, एंड विद 18/21 से होते हैं। जो हेगार डायलेटर्स होते हैं उसके क्या होते हैं, 12 सेट होते हैं। जो स्मॉलेस्ट वन होता है वो 102 mm का होता है, और यही मेनली क्या होता है, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, मिनिमम साइज़ जो डायलेटर्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है बच्चों, जो हेगास डायलेटर है, अभी पिक्चर्स में मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। जो हेगास डायलेटर में सेंटर में साइज़ मेजरमेंट होता है, और थिन एंड को सबसे पहले सर्विक्स में इंसर्ट करते हैं, एंड जितना डिज़ायरेबल ओपनिंग की रिक्वायरमेंट होती है तब तक हम डायलेट करते रहते हैं, ठीक है। और जो दास डायलेटर्स होते हैं दोनों साइड में क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्मॉल डायमीटर्स को सबसे पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों एंड का आप यूज़ करते हैं, जिसका स्मॉलेस्ट डायमीटर्स होता उसको सबसे पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया कि इससे जितना डिज़ायरेबल आपको ओपनिंग चाहिए होगा आप उतना सर्विक्स को डायलेट करते रहेंगे। किसके इंट्रोडक्शन के लिए, फॉर द क्यूरेट या कोई भी IUCD आपको यूज़ करनी है तो उसमें कोई इंसर्शन के लिए आप सर्विक्स को डायलेट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है। या अगर यूट्राइन कैविटी में पायोमेट्रा है या हिमेटोमेट्रा का कलेक्शन हो गया है तो उसके ड्रेनेज के लिए भी आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल की पेटेंसी को भी कंफर्म करने के लिए, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। या अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है तो उसको यूरिथ्रा को डायलेट करते हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ओवम होल्डिंग फोर्सेप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिकेशंस पढ़ेंगे। तो बच्चों जो इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ओवम शेप का होता है, जो उसका ये जो यूट्राइन एंड होता है वो ओवल शेप का होता है, ठीक है। एंड इसके जो ये हैंडल होते हैं, इसके हैंडल में क्या होता है बच्चों, कोई भी कैच नहीं प्रेजेंट होता। जैसे अदर इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप है उसमें कैच प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है इसका इस इंस्ट्रूमेंट और ओवम जो स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स है उसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो इसका जो ये आगे फ्रंट एरिया होता है ये कैसा है, फेनेस्ट्रेटेड होता है। एंड इसके अंदर जैसे स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप में क्या होता है, ट्रांसवर्स सेरेशंस प्रेजेंट होते हैं ना, इसमें नहीं होता है। इसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका मेनली आप क्या यूज़ है कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो आप पार्शली या कम्प्लीटली रिमूव करते हो फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी से, ठीक है। तो इसमें स्पेस रहता है, जिससे क्या होता है जो आपका कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो उसमें सेफ रहे, वो क्रश ना हो, इस वजह से इसके अंदर सेरेशन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड और अदर क्या यूज़ है इसका कि जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें आप क्या करोगे, मोलर टिश्यू को रिमूव करोगे, ठीक है। या अगर कोई यूट्राइन पॉलिप है तो उसे आप यूट्राइन कैविटी से क्या करोगे, रिमूव करोगे, ठीक है। तो इसमें आपने स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स से इसमें दो चीज़ें अलग हैं। एक तो इसमें कोई भी ट्रांसवर्स सेरेशन नहीं प्रेजेंट होता है इसके फेनेस्ट्रेटेड पोर्शन पे, एंड इसमें कैच नहीं प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, यूट्राइन क्यूरेटेज, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, डायलेशन क्यूरेटेज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, तो ये भी क्या होता है, लॉन्ग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये दोनों एंड क्या है इसके, बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। एंड इसके बीच में क्या होता है, शाफ्ट होता है, ठीक है। एंड इस पर क्या, शाफ्ट पे क्या बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। इसको हम एज ए हैंडल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये ग्रुप क्या हेल्प करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने में अच्छी ग्रिप बनती है, इसीलिए इसमें ऐसे ग्रुप बने हुए होते हैं, ठीक है। जो ये फेनेस्ट्रेटेड एंड होते हैं, ठीक है। तो एक साइड ये क्या होता है, साइड शार्प होता है एंड दूसरी साइड ब्लंट होता है, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, शार्प क्यूरेटेज एंड ब्लंट क्यूरेटेज, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, किस किस चीज़ में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। टू टेक एंडोमेट्रियल सैंपल इन केस ऑफ एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, अगर किसी पेशेंट को एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग की कंप्लेन है तो उसका हम एंडोमेट्रियल सैंपल ले सकते हैं क्यूरेटेज करके, ठीक है। टू डिटेक्ट ओवुलेशन इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी बाय डिटेक्शन ऑफ सेक्रेटरी चेंजेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। अगर कोई इनफर्टिलिटी के पेशेंट है तो आप उसके एंडोमेट्रियम कि में क्या क्या सेक्रेटरी चेंजेस हो रहे हैं, इसके थ्रू आप मतलब कंफर्म कर सकते हो कि पेशेंट में ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अबॉर्शन या मोलर प्रेगनेंसी के केस में आप क्या करते हो, क्यूरेटेज से डेसिडुआ को रिमूव करते हो, ठीक है। एंड सेम इन केस ऑफ PPH में
आप जो भी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो रिमूव कर सकते हो। इस इंस्ट्रूमेंट का जो टिप होता है बच्चों वो क्या होता है, 15 डिग्री अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से 15 डिग्री का एक एंगुलेशन बनाता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ईजिली स्क्रैप हो जाता है। जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो ईजिली स्क्रैप हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिसका जो टिप है उसके 2 शेप होते हैं, शार्प एंड ब्लंट। ठीक है, तो शार्प क्यूरेट का जनरली यूज़ हम गायनोकोलॉजिकल जो भी डिजीज़ होती है उसमें करते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस हो गए, या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गया, या किसी में टीबी एंडोमेट्रियोसिस है ना, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया है, उन केसेस में आप जनरली शार्प क्यूरेट का यूज़ करते हैं। एंड ब्लंट का प्रेगनेंसी में करते हैं। ठीक है, क्योंकि वैस्कुलरिटी इंक्रीज रहती है, हाई ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए आप ब्लंट का प्रेगनेंसी में करेंगे। एंड क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, देखो अगर आपने ज़्यादा क्यूरेटेज किया तो क्या होगा कि परमानेंट एमिनोरिया हो सकता है और इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकते हैं पेशेंट में, क्योंकि ज़्यादा क्यूरेट करने से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की जो सुपरफिशियल क्या होती है, बेसल लेयर होती है वो रिमूव हो सकता है, जिससे पेशेंट में क्या होगा, एमिनोरिया इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, एंड एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो क्या होंगे, अदर साइड में इम्प्लांट हो जाएंगे, या तो वजाइना में होंगे या पेरिनियल स्कार में इम्प्लांट हो जाएंगे, तो वो पेशेंट में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ठीक है, सर्वाइकल ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, अगर सर्वाइकल ट्रॉमा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आपने हार्ड क्या किया, स्क्रैप किया तो। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए जो कॉमन हम डीएनसी प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपना व्हाट्सअप नंबर पे दिया हुआ है।